Hello friends, myself Raj Deepak Singh, and in this particular video we are going to do best of 45 question for agriculture economy and computer awareness. Okay, as I've told you that the best of 45 series is basically for the management and ethics and agriculture economy and computer awareness. So this is basically the best of 45 part 4. ये पार्ट 4 है किसका, एग्रीकल्चर इकोनॉमी और कंप्यूटर अवेयरनेस का. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग लैंड ऑफ मीडियम फार्मर. यानी इसमें पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग लैंड ऑफ मीडियम फार्मर, यानी कि जो मीडियम फार्मर होते हैं उनका जो लैंड होल्डिंग होता है वो कितना होता है. तो जो करेक्ट आंसर है वो 4 to 10 हेक्टेयर होता है. रिमेंबर दिस, 4 to 10 हेक्टेयर इज़ द आंसर. ठीक है, जो मीडियम फार्मर्स होते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया है 4 to 10 हेक्टेयर फार्मिंग में. लुक, ये जो 1 से 2 हेक्टेयर है, ये जो 2 से 4 है, ये जो 10 से 20 है, ये लाइक इसमें भी क्या बोलते हैं कैटेगराइज किया गया है फार्मर्स को. ठीक है, तो मैं आपको ये कैटेगरी बता देता हूँ. लुक, जो 4 से 10 का हेक्टेयर, मतलब 4 से 10 हेक्टेयर जो ज़मीन होती है फार्मर्स के पास, अगर वो है तो उसे बेसिकली मीडियम फार्मर कहते हैं. ठीक है, मीडियम फार्मर, रिमेंबर दिस. और जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर है उसे स्मॉल होल्डिंग फार्मर कहते हैं. स्मॉल होल्डिंग, ओके, स्मॉल होल्डिंग फार्मर. और जिनके पास 2 to 4 हेक्टेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी मीडियम. ओके, सेमी मीडियम होल्डिंग फार्मर, सेमी मीडियम होल्डिंग फार्मर. और 4 to 10 वाला तो मैंने आपको बता दिया, मीडियम होल्डिंग फार्मर. और ये जो 10 to 20 होते हैं, ये जो 10 to 20 हेक्टेयर वाले होते हैं, ये होते हैं लार्ज होल्डिंग. ओके, लार्ज होल्डिंग फार्मर्स होते हैं ये. ठीक है, तो मैंने आपको ये कैटेगरी बता दी. लाइक 1 से 2 हेक्टेयर वाले को स्मॉल होल्डिंग कहते हैं, 2 से 4 वाले को सेमी मीडियम होल्डिंग कहते हैं, 4 to 10 हेक्टेयर वाले को मीडियम फार्मर कहते हैं, और 10 to 20 हेक्टेयर जिसके पास ज़मीन होती है वो लार्ज होल्डिंग के कैटेगरी में आता है. लुक, ये एक तरह से आप कह लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि स्मॉल होल्डिंग, सेमी मीडियम और लार्ज होल्डिंग में जो लैंड की जो एरिया है, मतलब लैंड का जो लाइक डाटा है कि जो फार्मर्स होते हैं वो किस कैटेगरीज़ में आते हैं, मतलब उनके लैंड की जो वैल्यू है वो किस कैटेगरी में आती है. लाइक 1 से 2 हेक्टेयर, 2 to 4 हेक्टेयर, 4 to 10 एंड 10 to 20. ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा था मीडियम फार्मर का, तो मीडियम फार्मर का 4 to 10 हेक्टेयर में आता है, 4 से 10 हेक्टेयर में. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डाटा लाइक 1 to 2 हेक्टेयर, 2 to 4, 4 to 10 एंड 10 to 20. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, the number of agro economical zones in India. टोटल नंबर ऑफ़ एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स कितने हैं इंडिया में? तो टोटल नंबर ऑफ़ एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स 20 हैं. देयर आर 20 एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स इन इंडिया. एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स को बेसिकली AEZ भी बोला जाता है. कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AEZ. तो AEZ का फुल फॉर्म है एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स, और ये टोटल 20 हैं. ठीक है, 20. अब ये होते क्या है एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स? लुक, मैं इसको बताता हूँ. लाइक ये जो है AEZ होता है, ये बेसिकली एक लैंड रिसोर्स मैपिंग यूनिट है जिसे डिफ़ाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, लैंड फॉर्म एंड सॉयल. और ये बेसिकली a specific range of potentials and constraints for land use. Like आप इसका डेफिनेशन ये ले सकते हो कि an agroecological cell is defined by unique combination of land form, soil and climate characteristics.
यानी कि इसको मैं ये कह सकता हूँ कि एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स वो जोन्स होते हैं, इज़र AEZ इज़ अ लैंड रिसोर्स मैपिंग यूनिट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, landform and soils and land cover and having a specific range of potentials and constant for land use. इसका मतलब ये है, लुक, ये लेट सपोज़ ये पूरा इंडिया है हमारा, ठीक है। तो इंडिया में टोटल आपको पता ही है कि 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ है, मतलब जो भी हैं, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेट सपोज़ ये इंडिया में है। तो अगर आप पूरे इंडिया को घूमने जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उन्हीं लैंड की सॉइल, उन्हीं जो सबसे पहला वो सोर्स आता है वो होता है लैंड फॉर्म, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स है वो लैंड फॉर्म पहला कैटेगरी ये हो गया, ठीक है। अब इस लैंड फॉर्म में ही अलग अलग सॉइल होगी। लाइक सपोज़ ये एक लैंड फॉर्म है जो एक स्टेट में बसा है, ये एक लैंड फॉर्म एक स्टेट में बसा है, और हर एक लैंड स्टेट में अलग अलग सॉइल का फॉर्म है, यानी कि अलग अलग सॉइल है, अलग अलग मिट्टियाँ हैं, ठीक है। अलग अलग सब में अलग अलग मिट्टियाँ हैं। तो इससे क्या हो रहा है बेसिकली, और एक चीज़ और है, मैंने पहला बताया आपको लैंड फॉर्म, दूसरा बताया सॉइल, और एक जो तीसरा चीज़ है वो बेसिकली आ जाता है, आप कह सकते हो क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लाइक डिफरेंट डिफरेंट आप स्टेट्स में जाओगे तो क्लाइमेट हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जो एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स पूरे इंडिया में लाइक जितनी भी टाइप के लैंड हैं जिस पे सॉइल है, मिट्टियाँ हैं, और जो पूरी तरह क्लाइमेट्स पे डिपेंड करती हैं, मतलब, और उसी के हिसाब से वो हमें क्या बोलते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसी के हिसाब से हमें वहाँ पे एग्रीकल्चर की खेती करनी पड़ती है। तो उसे हम एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स कहते हैं। लुक, एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स हर लाइक एरिया में, मतलब स्टेट्स की एरिया में जो है, हर एक स्टेट्स अलग अलग मतलब वो रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है जो भी मिट्टी होती है। तो आप एक मतलब सटीक जो डेफिनेशन होगा एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स का, कि पूरे इंडिया में जितनी अलग अलग टाइप के लैंड हैं, सॉइल हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, वो सारे टोटल अगर आप मिलाओगे तो टोटल 20 जोन है, यानी 20 अलग अलग जोन्स हैं, ठीक है। लाइक लैंड फॉर्म है जहाँ पे हम खेती करते हैं, पूरे होल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडियन कंट्री की, ओके। सो देयर आर 20 एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स इन इंडिया। रिमेंबर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू नो दिस, कि हाउ मैनी एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स इज इन इंडिया इज़ एक्चुअली, ओके। So this is it regarding this question. Now move to the next question. So our next question is, look, pedology is the study of soil. Pedology, तो पेडोलॉजी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लुक, पेडोलॉजी का ये स्पेलिंग है, तो ओलॉजी मतलब होता है जो लास्ट में ये होता है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ किसका, पैडो मीन्स होता है सॉइल, तो स्टडी ऑफ सॉइल, तो जहाँ पे आप स्टडी ऑफ सॉइल करोगे वो हो जाएगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल, रिमेंबर दिस। सो सॉइल इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, this is also very important question. This question I can say always ask in, like ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा RRB NTPC में पूछता है। RRB NTPC के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है, और ये क्वेश्चन एक एग्रीकल्चर क्वेश्चन है, मैं कहूँगा। ये फिज़िक्स में भी उठा लेते हैं लेकिन ये एक एग्रीकल्चर क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ अच्छे से। लुक, इसमें बोला है द स्पेसिफिक हीट इज़ हायर इन, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट का, कि स्पेसिफिक हीट का मैं एक डेफिनेशन दे देता हूँ, जो क्या बोलते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन है, उसके बाद मैं इसको आपको हिंदी में बता दूंगा। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये है डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट का। अब इसका मतलब क्या होता है, लोग, स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि जो ऊर्जा या फिर जो हीट हमें लगती है, यानी हमें रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायर्ड है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, यानी किसी 1 ग्राम के सब्सटेंस
के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हमें क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस तक, 1 डिग्री सेल्सियस तक, उसे ही हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो द करेक्ट डेफिनेशन एंड द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब लुक, इसमें बोला है कि हायर स्पेसिफिक हीट किसका है। तो सबसे पहले तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि हाई स्पेसिफिक हीट और लो स्पेसिफिक हीट क्या होता है। लुक, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है इसका कि हायर स्पेसिफिक हीट उसका होगा लाइक जिसको आप अगर गर्म करने जाओगे ना तो जो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। लाइक उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर किसी सब्सटेंस की ज़्यादा है, इसका मतलब कि उसको हीट करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइक क्वांटिटी ऑफ हीट लग रही है, यानी कि उसका स्पेसिफिक हीट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो ठंडा है इसलिए उसको हीट करने में हमें ज़्यादा लगे मतलब टाइम लगेगा, वो होता है स्पेसिफिक हीट हायर। अगर लो की बात करेगा यानी वो तुरंत गर्म हो जा रहा है, समझिए इस चीज़ को। अगर वो लो की बात कर रहा है इसका मतलब कि जो सब्सटेंस है वो तुरंत गर्म कर जा रहा है, और अगर हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसका मतलब वो थोड़ा टाइम ले रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं कंसिडर ना करूं तो अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर स्पेसिफिक हीट किसी की है फॉर श्योर वो वाटर की है, अब पानी की है, वाटर, ठीक है। H2O जो है उसकी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्यों? क्योंकि इसको गर्म करने के लिए लाइक इसको हीट करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ओके, सो ये तो अगर ऑप्शन में अगर ये होता है इस वाले क्वेश्चन में तो हम H2O को ही मार्क करते हैं वाटर को, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो रिमेंबर दिस, जो सैंड है, सैंड इज़ द करेक्ट आंसर। सैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, इसलिए आप गर्मी में देखते होंगे कि अगर आप लाइक नंगे पाँव मिट्टी में जाते भी हैं, मिट्टी में एज़ कम्पेयर टू अगर सिल्ट हो या फिर क्ले हो, क्ले में या फिर सिल्ट में जाओगे, सिल्ट यानी जो लाइक थोड़ा जो क्या बोलते हैं आप सिलिका से कह सकते हो, जो सिलिकल सैंड होते हैं, ठीक है। लेकिन सैंड और जो प्रॉपर सैंड होते हैं, नेचुरल सैंड, अगर उसमें सैंड में जाओगे तो उसकी आपको लगेगा बहुत ज़्यादा, अगर टेम्परेचर भी होगा तब भी आप सस्टेन कर जाते हो, मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपका पाँव जल रहा है। हाँ, कहीं कहीं एरियाज़ में होता है लेकिन बहुत ये रेयर केस में होता है, इसलिए बोला जाता है कि सैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। अब ऑलवेज़ रिमेंबर कि ऑप्शन में क्या दिया है। लुक, ऑप्शन में सिल्ट दिया है, क्ले दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सैंड है, ठीक है। तो सैंड इज़ द करेक्ट आंसर, द स्पेसिफिक हीट इज़ हायर इन सैंड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ओके, रिमेंबर दिस, ये जो क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है द ओवरहेड कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज। तो ओवरहेड कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट एक मार्जिनल कॉस्ट होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है। लुक, जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, जो एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है मार्जिनल कॉस्ट और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसमें मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि क्या वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्या ओवरहेड कॉस्ट होता है और क्या मार्जिनल कॉस्ट होता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि ओवरहेड कॉस्ट जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट को ही कहते हैं। अब ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअली में क्या होता है कि लाइक लुक, अगर आप किसी लाइक यहाँ पे लैंड है लेट सपोज, और यहाँ पे आप फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप पौधे उगा रहे हो या फिर यहाँ पे क्रॉप्स जो भी है मतलब उसकी खेती कर रहे हो किसी भी क्रॉप की। तो लुक, जो ओवरहेड कॉस्ट होता है और जो वेरिएबल कॉस्ट, वह कॉस्ट होगा जो आपको एक्स्ट्रा लगा होगा, लाइक जो भी आपको इसको मतलब खेती करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लगी होंगी। मतलब इसका एक डेफिनेशन ये हो सकता है कि ओवरहेड कॉस्ट रिफर्स टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग अ बिजनेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है? लुक, अगर आपको फर्टिलाइज़र मान लो इस खेती में यूज़ करना है तो उसके लिए आपको जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। फिर एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये हो सकता है कि आप क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हो, लाइक जो क्या बोलते हैं जनरेटर वगैरह होते हैं, वो एक हो गया। एक हो गया आपका कि आप क्या बोलते हैं
इसको मतलब अपनी खेती को करने के लिए आपको डिफरेंट क्या बोलते हैं रिसोर्सेस चाहिए। लाइक आप कह सकते हो कि जो भी वाटर का हो गया, वाटर का उसके मतलब वाटर मैनेजमेंट के लिए, तो ये वाटर मैं नहीं कहूँगा, नो वाटर मैनेजमेंट नहीं कहूँगा। लुक एकदम सिंपल सा है। आप ये जो ओवरहेड कॉस्ट है आप इसको इसमें कह सकते हो, लाइक जो रेंट है, रेंट यूटिलिटीज़ हो गया, या फिर जो इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस मैं क्यों कह रहा हूँ, लाइक आपने ये खेती की, लेट सपोज़ आपकी ये जो फसल है वो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट के चक्कर में बर्बाद हो गई, मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, तो अगर आपने अपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस कराया होगा तो फॉर श्योर जो भी आपका मतलब ये लॉस हुआ होगा वो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको भुगतान करेगी। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी जो आपने इंश्योरेंस कराया है इसके लिए, ये ओवरहेड कॉस्ट है। ये जो रेंट दे रहे हो आप इस लैंड का, लेट सपोज़ आपने किराए पे रेंट लिया है, मतलब ये लैंड, और फिर उस पर खेती कर रहे हो, तो ये जो रेंट दे रहे हो ये ओवरहेड कॉस्ट है। यानी जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए, वो ओवरहेड कॉस्ट कहलाता है। और उसी ओवरहेड कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ओवरहेड कॉस्ट। इसमें मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट के जो एकदम प्रॉपर एग्जांपल्स हैं, लाइक आप ये कह सकते हो कि मैं एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में नहीं दे रहा, मैं बिज़नेस के रिस्पेक्ट में दे रहा हूँ, और डिफरेंट चीज़ों के रिस्पेक्ट में दे रहा हूँ, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो वेरिएबल कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट में होता है एक तो एडवर्टाइजमेंट आप कह सकते हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो गया। इंश्योरेंस मैंने आपको बता ही दिया इंश्योरेंस कैसे काम करता है। फिर एक होता है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप बैंक से लेते हो कभी, लाइक लोन टाइप का, ठीक है, तो वो भी ओवरहेड कॉस्ट में आता है, ठीक है। या फिर हो गया रिपेयर्स में, हो गया आपके सप्लाईज़ में हो गए, ठीक है, जो सप्लाईज़ होते हैं, या फिर लेबर बर्डन हो गया, जो लेबर आप यूज़ कर रहे हो, लेबर बर्डन, ठीक है, ये भी ओवरहेड कॉस्ट में आता है। या फिर एक लास्ट में बोलूँगा ट्रैवल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंडिचर ये भी ओवरहेड कॉस्ट में आता है, रिमेंबर दिस। तो ओवरहेड कॉस्ट को बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगता है, ठीक है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है आप कह सकते हो। ये तो हो गया वेरिएबल कॉस्ट का, मैंने आपको एकदम पूरा डिटेल में बता दिया एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। अब आता है जो नेक्स्ट है वो है आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, और जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो क्या होता है। लोग फिक्स्ड कॉस्ट तो वो होता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट लग रहा है, लाइक आपने किसी फार्म लैंड पे कोई खेती की, तो आपको पता है इस क्रॉप को बोने में मतलब जो ओवरहेड कॉस्ट है उसको अगर हटा दिया जाए तो जो भी आप खेती करते हो, जितना भी आपका पैसा इनकम इस पे खर्चा हुआ है इस खेती को करने के लिए एक्चुअल में, जैसे सीड बोया है आपने, या फिर आप कहते हो कि इसका प्रोडक्शन करने में जितना भी पैसा लगता है वो एक्चुअली में फिक्स्ड कॉस्ट होता है। यानी कि जो प्री डिफाइंड होता है कि आप अगर किसी क्रॉप की खेती करते हो तो इतना पैसा तो आपको लगाना ही पड़ेगा, इतना the minimum amount which is required to make the cultivation is known as fixed cost, remember this। और fixed cost ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब आता है मार्जिनल कॉस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मार्जिनल कॉस्ट का भी मैं बता देता हूँ। लुक, मार्जिनल कॉस्ट का एक वो है, फॉर्मूला है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा क्यू, रिमेंबर दिस। अब डेल्टा हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो डेल्टा सी को क्या कहेंगे हम, चेंज इन कॉस्ट, ठीक है। और डेल्टा क्यू है चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं मार्जिनल कॉस्ट आपको ये मतलब इसका डेफिनेशन बता देता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट का ये डेफिनेशन है कि एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट, यानी कि एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट। इसका मतलब ये है, लुक मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, लेट सपोज़ आपके पास ये लैंड है, ठीक है, और आपने लेट सपोज़ जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेट सपोज़ आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं कोई पोटैटो की मतलब खेती कर दी, ठीक है, और आपके पास 100 पोटैटो आ गया, 100 पोटैटो लेट सपोज़, क्योंकि एग्जांपल है, 100 पोटैटोज़ लेट सपोज़ आप 100 रुपीज़ में
बेच रहे हो, 100 पोटैटो आपने उगाए और 100 रुपीज़ में बेच रहे हो। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या कहता है कि जो 100 पोटैटो 100 रुपीज़ में बेच रहे हो, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाए, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट, अगर 100 पोटैटो है तो मान लो हम लोग एक पोटैटो और लेते हैं, ठीक है, एक पोटैटो और उगाते हैं और उसका कॉस्ट अगर लाइक 0.8 रुपीज़ है। यहाँ पे तो 100 पोटैटो हमने उगाया तो 100 रुपीज़ है, यानी पर पोटैटो 1 रुपया है। लेकिन जो एक्स्ट्रा एक यूनिट और उगाते हैं हम, 1 पोटैटो मोर, तो उसकी अगर प्राइस 0.8 रुपीज़ है, तो ये जो हमने जिस रेट पे, यानी जिस रुपीज़ पे इसको उगाया है और जो ये एक्स्ट्रा यूनिट फिर से उगाया है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच के जो कॉस्ट का डिफरेंस है अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि जो 100 आलू थे, अब वो कितने आलू के लिए हम एक यूनिट के लिए बना रहे हैं, तो ये जो चेंज इन क्वांटिटी है, इसी के रेशियो को हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। रिमेंबर दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन फॉर श्योर मिलेंगे एग्ज़ाम में। वेरिएबल कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया और फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा लाइक आंसर्स को टिक करने में। तो ये तो हो गया मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि लुक, मार्जिनल कॉस्ट का एक डेफिनेशन आप ये भी ले सकते हो कि द एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, दिस इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि लुक, मैंने आपको बता दिया कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए कितना एडिशनल कॉस्ट लगा, उसे ही बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए, यानी एक तो आपने पहले से यूनिट को बहुत सारे यूनिट्स बना रखे हैं, लेकिन अब एक जब आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करोगे, तो उस यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको एडिशनल अमाउंट देना, जो आपको एडिशनल कॉस्ट देना पड़ रहा है, उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और ये मैंने आपको डिफरेंट फार्मूले से समझा दिया। अब इसका एक जो वो है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है, लोग, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये बेसिकली आपका इंक्लूड करता है फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट यानी ओवरहेड कॉस्ट। एक फिक्स्ड कॉस्ट और ओवरहेड या वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड कर दोगे तो आप, मतलब ये मार्जिनल कॉस्ट में ये यूज़ होता है इसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका सम है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़िक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सम करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा, नॉट एट ऑल। मैंने मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला आपको बता दिया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा क्यू, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस फार्मूले के अंदर ये जो डेल्टा सी है, इसके अंदर हम ये यूज़ करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका बहुत बड़ा लाइक इक्वेशंस और डेरिवेशंस है, वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैंने आपको सिर्फ फार्मूले से समझाया कि एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगता है। मार्जिनल कॉस्ट होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा क्यू, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। और फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है जो एक्चुअल में हमें पता होता है कि इतना तो पैसा लगेगा ही अगर हम किसी चीज़ की खेती कर रहे हैं तो, ठीक है। Now move to the next question. FCI, Food Corporation of India, procurement especially for किस चीज़ के लिए होता है? लोग FCI राइस को भी प्रोक्योर करता है, वीट को भी प्रोक्योर करता है और मिलेट्स को भी प्रोक्योर करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, यानी चावल भी, वीट यानी कि गेहूं भी और मिलेट्स यानी बाजरा, ये तीनों को प्रोक्योर करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अपीडा, द फुल फॉर्म ऑफ अपीडा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अपीडा? तो लुक, द फुल फॉर्म ऑफ अपीडा इज़ एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगेन, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपीडा लाइक ये अभी जो फार्म बिल्स, अभी जो फार्मर्स के स्ट्राइक्स हो रहे हैं उससे रिलेट बहुत अच्छा रिलेट करता है, ठीक है। ये जो अपीडा है लाइक अपीडा उसमें ही आता है, फार्म बिल्स जो है उसके अंदर ये क्या बोलते हैं,
इंक्लूड होता है अपीडा, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये अपीडा जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली अपीडा एक अथॉरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसी आप कह सकते हो, ये गवर्नमेंट एजेंसी है एक, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन में आता है अपीडा। तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, आपको ये पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और इसको जब मतलब इसको फाउंड किया था, इसको जो फाउंडेशन है वो है 13 फरवरी 1986 में फाउंड हुआ है, ठीक है, 13 फरवरी 1986। और आपको एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपीडा का एक एक्ट है, उसी के अंतर्गत में इसको क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन लाइक एक अथॉरिटी बनाया गया है। तो वो अपीडा एक्ट 1985 का है, ठीक है, अपीडा एक्ट 1985 का है, जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, जिसके बाद 13 फरवरी 1986 में ये गवर्नमेंट एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। और ये एक चीज़ और, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका हेडक्वार्टर क्या है और इसका फाउंडेशन लाइक एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं ये बताऊंगा कि ये कौन से गवर्नमेंट ऑफ लाइक कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, ये कौन सी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर में आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। क्या नाम है? पीयूष गोयल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अपीडा है वो गवर्नमेंट एजेंसी है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1986 में बना था अपीडा एक्ट 1985 में के तहत। और जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में आता है, के अंडर में आता है। और इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इसके जो क्या बोलते हैं यूनियन मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं जो, वो पीयूष गोयल हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो अपीडा है, जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि जो भी फार्मर्स हैं हमारे इंडिया में, जो भी प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स होते हैं ना, जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट यानी कि जो भी बाहर जो हम फूड को जब निर्यात करते हैं, एक आयात होता है, एक निर्यात होता है। तो जब हम निर्यात करते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं तो वो अपीडा ही करता है, वो यही मतलब ये इंस्टीट्यूशन करती है, वो यही अथॉरिटी करती है। रिमेंबर दिस। सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। ज़रूरी नहीं है वो फुल फॉर्म पूछें, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ yes, national watershed development project for rain-fed areas was started in। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज वाज स्टार्टेड इन 1991 में, 1990-91 में ये मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसको मतलब वो किया गया था, इनिशिएट किया गया था। ये प्रोजेक्ट बेसिकली क्या कहता है, लोग जो नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ये मतलब होता है कि लाइक जहाँ पे मतलब जिस एरिया में वाटर की कमी हो, जैसे कई सारे एरिया, जैसे राजस्थान का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, वहाँ पे लाइक लो वाटर है। तो जहाँ पे वाटर की कमी हो एग्रीकल्चरल के लिए, उसी की कमी को पूरा करने के लिए नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज़ में बनाया गया था। और ये कब लागू हुआ था? 1990-91 में। यही इसका पर्पस था। अब इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कि रेन फेड एरियाज़ क्या होती हैं। लुक, मैंने आपको इसका आंसर तो बता दिया। और क्या होता है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट? रेन फेड एरियाज़ आपको पता होना चाहिए क्या होता है। रेन फेड एरियाज़ वह एरियाज़ होती हैं जहाँ पे आर दोज एरियाज़ वेयर क्या बोलते हैं, जो इरिगेशन होती है वो लेस देन इक्वल टू 30% होती है। जहाँ पे इरिगेशन लेस देन इक्वल्स टू 30% हो,
जहाँ पे इरिगेशन लेस देन इक्वल्स टू 30% हो, वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसी को ही हम कहते हैं रेन फेड एरियाज़। तो इरिगेशन का मतलब ही होता है सिंचाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी सिंचाई। और सिंचाई आप किससे करोगे, वाटर से ही तो करोगे, पानी से। और पानी की जहाँ पे पानी मतलब जो भी इरिगेशन या जो सिंचाई है, जो जहाँ पे पानी का यूज़ है, अगर वो 30% से कम है तो उसे रेन फेड एरियाज़ कहते हैं। तो इस रेन फेड एरियाज़ की कमी को पूरा करने के लिए नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया 1990-91 में, ताकि जो वहाँ के फार्मर्स हैं वो ईज़िली क्या बोलते हैं फार्मिंग कर सकें। ओके, ईज़िली फार्मिंग कर सकें। ये तो हो गया रेन फेड एरिया। लुक, ये रेन फेड एरियाज़ हो गया, ठीक है। और वाटरशेड मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, जहाँ पे लाइक डेजर्टेड एरिया, डेजर्ट एरिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा कि वहाँ पे खेती कराने के लिए ये स्कीम्स को लागू किया गया था। मतलब जहाँ पे वाटर कंटेंट, जहाँ पे सिंचाई अच्छे से ना हो, उसके लिए ये प्रोजेक्ट को लागू किया था। और ये लागू कब किया था, 1990-91 में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी सिचुएटेड एट, ये तो इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड में है, रुड़की में है, ठीक है। NIH जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, बेसिकली ये जो उत्तराखंड रुड़की में है, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, इसका काम ये है कि जो भी वाटर से रिलेटेड रिसर्च होता है, मतलब ये एक ऐसा ऑटोनोमस सोसाइटी है, क्या बोलते हैं, जो बेसिकली इसका काम होता है कि जो क्या बोलते हैं वाटर से रिलेटेड जितने भी रिसर्च होते हैं, मतलब वाटर से रिलेटेड जितने भी रिसर्च होते हैं इंडिया में, लाइक विद रिस्पेक्ट टू, आप कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर कह सकते हो, या विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज़ कह सकते हो। इसका काम क्या होता है कि मतलब वाटर की एफिकेसी को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। और वो किससे होगा, रिसर्च से ही होगा। तो यहाँ पे रिसर्च होते हैं वाटर पे, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी। तो ये बेसिकली कहाँ पे है, रुड़की, उत्तराखंड में, ठीक है। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी किसके अंडर में आता है, ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जल शक्ति मंत्रालय हमारे कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति है, जिनके अंडर में ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी आता है, ठीक है। सो रुड़की, उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। Move to the next question. So the next question is, in the green revolution, which state selected by Indian government to be the first site for to try the new crop? ओके, यानी कि ये कह रहे हैं कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था इंडिया में, जब मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में, तो कौन सा स्टेट पहला स्टेट था, विच स्टेट सेलेक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू बी फर्स्ट साइट, यानी पहला स्टेट था जहाँ पे फर्स्ट साइट मतलब नए क्रॉप्स को लाइक वो खेती की गई, तो वो पंजाब में हुआ था। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन में जो पहला साइट बना जिस पे न्यू क्रॉप्स को उगाया गया, वो पंजाब स्टेट में हुआ था, ठीक है। पंजाब स्टेट में, रिमेंबर दिस, पंजाब इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इजी क्वेश्चन, मस्टर्ड इज़ इन विच सीज़न, यानी जो मस्टर्ड है वो कौन से सीज़न का क्रॉप है, तो ये रबी का क्रॉप है, रबी सीज़न का, ठीक है, रबी सीज़न का क्रॉप है। और रबी सीज़न को हम लोग लाइक विंटर सीज़न क्रॉप्स भी कहते हैं। और मस्टर्ड आपका सरसों होता है, तो सरसों बेसिकली रबी सीजन्स में ही आता है, रिमेंबर दिस। और मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में लाइक खरीफ, रबी और ज़ैद, इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल्ड में बताया। तो जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है, लाइक वो वीडियो ज़रूर देखे पार्ट वाला, क्योंकि उसमें मैंने डिटेलिंग कर रखी है इसकी, खरीफ, रबी और ज़ैद क्रॉप्स की, विद रिस्पेक्ट टू सोविंग, बोने से लेकर के, कटाई से लेकर के, और लाइक एवरी सिंगल थिंग कि कौन कौन से क्रॉप्स इसमें इंक्लूड होते हैं, रबी क्रॉप्स में, खरीफ क्रॉप्स में और ज़ैद क्रॉप्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मस्टर्ड, जो सरसों है, वो रबी सीज़न में मतलब उसकी खेती की जाती है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन ये तो बहुत बार बताया, द हेडक्वार्टर ऑफ FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में FCI का हेडक्वार्टर है। और FCI जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था वो 1965 में हुआ था,
एफसीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो 1965 में था, अंडर 1964 एक्ट। 1964 एक्ट के अधीन में एफसीआई को 1965 में एस्टेब्लिश किया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है प्रेजेंटली वो न्यू दिल्ली में है। और एफसीआई के जो चेयरमैन है, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग जो भी चेयरमैन है, उनका नाम है अतीश चंद्र। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊंगा कि ये जो अतीश चंद्र है, इनका अभी इसी साल 2-3 महीने पहले ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है उनका नाम है अतीश चंद्र। Atish Chandra is the chairman of the Food Corporation of India. Okay, so this is it regarding this question, and I have tell you that I have also tell you the establishment here. Now move to the next question. So again, very easy question. What is the full form of PDS? PDS is the Public Distribution System. ठीक है, PDS का जो फुल फॉर्म है, वो क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि जो भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड्स को प्रोक्योर करती है, वहाँ से लोगों को बांटा जाता है। बहुत सारी हायरार्कीज़ होती है, लेकिन हम स्टिक करते हैं फुल फॉर्म पे ही। PDS का जो फुल फॉर्म है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following established agriculture produced and marketing committee? Okay, which of the following established agricultural produced and marketing committee? यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड और मार्केटिंग कमेटी है, जो APMC है, APMC, वो विच किसने एस्टेब्लिश्ड किया है? तो ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड मार्केटिंग एक्ट। लुक, जो APMC होते हैं, इनको इंट्रोड्यूस जो APMC है, इसको जो इंट्रोड्यूस किया था APMC को, ये 2003 में किया गया था। रिमेंबर दिस, 2003 में आया था। और ये भी क्या बोलते हैं, जो अभी फार्म बिल है, फार्म बिल जो 2020 में पास किया गया है, वो जो फार्म बिल है, जो फार्मर्स का बिल है, उसमें APMC एक्ट्स को भी इंक्लूड है, वो APMC एक्ट भी इंक्लूड है। मंडी सिस्टम होता है एक तरह से, मैं आपको बताता हूँ इसको बहुत डिटेल में। लुक, सबसे पहले तो ये 2003 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और APMC जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी है, इसको स्टेट गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया था ताकि जो बिचौलिए होते हैं, आपने सुना होगा, जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूस तो करते हैं, फिर उन्हें मार्केट में जब जाते हैं बेचने, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के अधीन में पहले नहीं होता था, गवर्नमेंट के अधीन में अगर वो नहीं होता, तो जो भी क्या बोलते हैं, जो भी फार्मर्स हैं, उनको मार्केट में जा कर के, उनको लेट सपोज ये मार्केट है, तो उनको मार्केट में क्या बोलते हैं, डिफरेंट बायर्स मिलेंगे, ख़रीदने वाले, जो कि उनके जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन को खरीदेंगे। अब ये अलग दाम बताएगा, ये अलग दाम बताएगा, ये अलग दाम बताएगा, ये अलग दाम बताएगा, यानी कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है अभी भी क्रॉप का, ठीक है। तो जो फार्मर्स होगा वो बेसिकली डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग रेट को बिडिंग कर रहे हैं, रेट की क्या बोलते हैं बोली लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बेसिकली अपने ही ये मार्केट्स होंगे, और यहाँ पे ये रेट को कम करेंगे। अगर ये 15 बोलेगा तो ये 14, फिर वैसे ही ये भी 14, ये 13 बोल देगा। तो ऐसे क्या कर रहे हैं कि ये जो एक्चुअल में जो क्रॉप की वैल्यू है उसको घटा रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता था कि जो प्राइस में डिस्टेबलाइजेशन हो जाता था, और इसमें क्या बोलते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो बेसिकली इंटरमीडियरीज पे डिपेंड कर जाते थे, कि वो इस बिचौलियों का सहारा लेते थे कि हमें हमारे फसल की कीमत दिलाओ, एग्जैक्ट जो अच्छी कीमत है वो दिलाओ। लेकिन इसमें ये बिचौलिया क्या करता था, ये अपना कमीशन भी खाता था और इनका भी फ़ायदा कराता था, और बाय डिफ़ॉल्ट फार्मर्स का भी थोड़ा बहुत फ़ायदा कराता था, उतना फ़ायदा तो नहीं। तो इससे क्या हुआ कि फार्मर को एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, फाइनली रिज़ल्ट क्या हुआ कि फार्मर्स जो होते थे उनको लॉस ही हुआ, उनको लॉस होता था, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, ठीक है।
तो इस पे सरकार ने क्या किया कि एक एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी बनाई, एपीएमसी एक्ट बनाया। यानी एपीएमसी एक मंडी है, मंडी सिस्टम होता है जहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है लाइक एक वहाँ पे मतलब एक आप कह सकते हो कि एक प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है। लाइक लुक, एपीएमसी एक मार्केटिंग बोर्ड है एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसे इंडिया में इसलिए मतलब लाया गया है टू एंश्योर फार्मर्स आर सेफ गार्डेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय लार्ज रिटेलर्स एज वेल एज एंश्योरिंग द फार्म टू रिटेल प्राइस। यानी कि जो उनकी प्राइस है उस पर ज़्यादा मोल भाव ना हो जिससे फार्मर्स को लॉस हो जाए। तो उस प्राइस की स्टेबिलिटी को बरकरार करने के लिए, फार्मर को मतलब लॉस में ना जाने देने के लिए एपीएमसी बनाया गया, ताकि जो मिनिमम प्राइस होती है एक्चुअली उसमें वो फार्मर्स को क्या बोलते हैं हेल्प करें कि उनका जो माल है, उनका जो लाइक प्रोडक्शन है वो सही दाम पे बिक सके। ओके, नहीं तो इससे पहले जो बिचौली हो जाते थे वो सारा क्या बोलते हैं गलत काम करते थे लाइक। ठीक है, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एपीएमसी। ठीक है, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एपीएमटी और एपीएमसी। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको और अपडेट करूँगा। ये तो मैंने आपको एपीएमसी के बारे में बता दिया, इसका एक अपडेट और मैं करूँगा, वो ये है कि ये जो अभी आपने क्या बोलते हैं जो ये फार्म लॉस देखा था, अभी जो ये फार्म बिल अभी करेंटली चल रहा है, एक सेकेंड। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो अभी करेंटली ये जो फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट आप देख रहे होगे, इसका मैं आपको एक छोटा सा वो देना चाहता हूँ कि एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि इनकी एक्चुअल समस्याएं क्या हैं। लुक, जो 2000 बिल में फार्म बिल पास हुआ था उसमें एक बिल में मतलब एक लाइक वो था, सेक्शन था या आप कह सकते हो एक प्रावधान था। उसमें क्या किया गया है कि एक फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट को पास किया गया है। ठीक है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें क्या होता है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन होता है, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। ये एक्ट बनाया गया, ये पार्लियामेंट में 2020 में जब फार्म बिल पास हुआ था तो ये एक्ट को भी उसी में इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब कि ये एक्ट भी पास हुआ है। अब ये एक्ट क्या कहता है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये होता है कि जितने भी इंडियाज़ में फार्मर्स हैं, जो भी जितने भी इंडियाज़ में फार्मर्स हैं लाइक जो पहले एपीएमसी की जो एपीएमसी मंडीज़ है, ये जो एपीएमसी मंडीज़ मैंने आपको बताया जो इसमें अपने फूड को बेचते थे, वो अब सारे फार्मर्स इस एपीएमसी मंडीज़ में भी बेच सकते हैं और बाहर, इसके बाहर भी बेच सकते हैं। इसके बाहर बेचने का ये मतलब है कि वो फार्मर्स डिफरेंट स्टेट्स में बेच सकते हैं, वो फार्मर्स खुद के स्टेट्स में बेच सकते हैं। इसका मतलब कि इंटर स्टेट भी हो चुका है, इंट्रा स्टेट्स भी हो चुका है। इसका मतलब कि अगर पंजाब का किसान है तो वो अपने क्रॉप को उत्तर प्रदेश में भी बेच सकता है, तमिलनाडु में भी बेच सकता है और क्या बोलते हैं किसी भी स्टेट में बेच सकता है। और फार्मर्स की जो नाराज़गी है इसी से है, इसी से वो नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि लुक, अभी तो वो अपने राज्य में ही क्या बोलते हैं क्रॉप को उगा रहे हैं, और वो अगर उत्तर प्रदेश उसको बेचने जाएं किसी भी मतलब लाइक ऑर्गेनाइजेशन या जो भी उसको उनको प्रोक्योर करेगा और उनको अपने क्या बोलते हैं प्राइस का वो भी नहीं पता है, तो उसमें तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बहुत सारे कॉस्ट जाएंगे जिसे मैंने आपको बताया ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, तो वो लगेगा फार्मर्स को। तो ये जो ये जो बिल पास किया है फार्म बिल जिसमें ये एक्ट है, इस एक्ट के कारण ही क्या बोलते हैं ये जो एपीएमसी जो मंडीज़ हैं, इस एपीएमसी मंडीज़ में भी बेच सकते हैं लेकिन ये बाहर भी बेच सकते हैं। लेकिन ये एपीएमसी मंडीज़ क्या बोलते हैं जब क्या बोलते हैं प्राइवेट कंपनीज़ आ जाएंगी, लाइक एपीएमसी मंडीज़ तो रहेंगी लेकिन अगर प्राइवेट कंपनीज़ आ जाएंगी जो रेट्स को लाइक क्या बोलते हैं ऊपर नीचे कर सकती हैं। और ये जो एपीएमसी मंडीज़ मतलब ये भी बताया गया है कि इस फार्म बिल के में एपीएमसी मंडीज़ को भी क्या बोलते हैं कई हद तक क्या बोलते हैं कुछ सेक्शंस में अलग अलग सेक्टर्स में इसको वो बंद किया जा रहा है, मतलब ऐसा चीज़ बताया गया है। तो क्योंकि फार्मर्स को लाइक एक होता है ना कि
थोड़ा डर है कि अगर वो अपने लाइक जो भी क्रॉप्स को उगा रहे हैं, अगर उनको उनका बेस प्राइस नहीं मिला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिला, वैसे तो कोई बिल में प्रावधान नहीं है एमएसपी का कि एमएसपी गारंटीड एमएसपी है, लेकिन एपीएमसी क्या करता था कि एक्चुअली में उनको नहीं भी लिखा हुआ है लेकिन फिर भी उनको मिनिमम प्राइस तो देता ही था उनके फसल के लिए। लेकिन क्योंकि इन्होंने ओपन कर दिया है, इस एक्ट के वजह से इन्होंने इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कर दिया है, तो ये एपीएमसी जो मंडी है ये अनस्टेबल हो चुकी है, क्योंकि एक मंडी और खुल चुकी है, मैंने बताया ना। और जब मार्केट में 2 दुकानें खुल जाएंगी तो अपने आप कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये आप समझिए इस चीज़ को। और इसलिए जो हमारे फार्मर्स हैं वो इनसिक्योर्ड हैं, और इसलिए वो क्या बोलते हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठ के धरना देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी फैमिलीज़ के फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योर हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने उनको क्या बोलते हैं, ये कंपटीशन क्रिएट कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेन रीज़न है। और ये एक पड़ाव है, मतलब ये एक उसका मैंने हिस्सा बताया, ऐसे ही बहुत सारे हिस्से हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक एपीएमसी भी आता है, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए, और एपीएमसी तो अब आपको याद ही हो गया होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो what is the concept of minimum support price? तो the minimum support price is an important policy of government of India to determine the floor price of major agricultural produce every year for protecting the farmers from fluctuating market condition। यानी मैंने आपको बताया मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह प्राइस होता है जिस पे एटलीस्ट किसी भी लाइक बायर को ख़रीदना ही पड़ेगा, मतलब वो उतना प्राइस देना ही पड़ेगा, उससे नीचे आप नहीं बेच सकते या फिर उससे नीचे आप नहीं ख़रीद सकते, ठीक है। दूसरा है, यानी ये सही है, एमएसपी का ये डेफिनेशन सही है। दूसरा है, द पॉलिसी ऑफ द एमएसपी शुड कंटिन्यू एज इट इंसुलेट्स द फार्मर्स फ्रॉम अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन बाय एश्योरिंग दैम अ मिनिमम रिटर्न फॉर देयर प्रोड्यूस। ये मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, तो ये भी सही है। इट एंश्योर्स एडुकेट फूड ग्रेन एंड प्रोडक्शन इन द कंट्री एंड हेंस मेंटेनिंग द फूड सिक्योरिटी। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लुक, अगर उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा तो उनकी जो फूड, वो फार्मर्स खेती करेंगे, मन से खेती करेंगे, फूड उगाएंगे, और क्या बोलते हैं, अगर उनको गवर्नमेंट जो एपीएमसी मंडीज़ है उसमें फूड की सिक्योरिटी भी देती है, तो लाइक उन्हें एक मतलब ये रहेगा संतुष्टि कि हमें अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलेगा ही। तो ये तीसरा भी सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, लाइक ऑल द 3 ऑप्शंस आर लाइक defining the minimum support price, hence the correct answer of this question is third. Now move to the next question. So our next question is, how many types of subsidy given by the government of India to farmers? So there are two types of subsidies, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो इसमें बोला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़ गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लुक, फार्मर्स को 2 सब्सिडीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली देती है, एक तो डायरेक्ट सब्सिडीज़ होता है, इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ होता है। डायरेक्ट सब्सिडीज़ वो होता है जहाँ पे कैश पेमेंट होता है, कैश पेमेंट जहाँ पे भी हो वो डायरेक्ट सब्सिडीज़ होता है। और जो इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ होता है जहाँ पे नॉन कैश पेमेंट, जहाँ पे नॉन कैश बेनिफिट दिया जाए, नॉन कैश। मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ, नॉन कैश बेनिफिट। लुक, तो डायरेक्ट सब्सिडीज़ का एग्जांपल है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने लाइक ये जब उन्होंने मतलब वो इनिशियली प्राइम मिनिस्टर का जैसे 15-16 का जो उनका टेन्योर था उसमें इसको लॉन्च किया था, 15-16-17 में। लाइक ये डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र है ये डायरेक्ट सब्सिडीज़ के अंदर में आता है। रिमेंबर दिस, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो स्कीम था, मतलब जो भी क्या बोलते हैं केंद्र सरकार की स्कीम है, वो डायरेक्ट सब्सिडीज़ में आता है। इसमें ये क्या करते हैं कि जो भी क्या बोलते हैं जो भी स्कीम्स होती है उसमें अगर कैश उन्हें पे करना होता है तो वो कैश पेमेंट करते हैं, डायरेक्ट अकाउंट में डालते हैं पैसा। लेकिन इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक आपने सुना होगा प्रधानमंत्री
उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। लुक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या था? प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना था वो सिलेंडर्स के लिए था, और ये क्या था? हेल्थ के लिए था, हेल्थ के लिए। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये कैश पेमेंट नहीं कर रहे। उज्ज्वला योजना में वो सब्सिडीज़ दे रहे हैं किसको? पुअर फैमिलीज़ को। लाइक अगर क्या बोलते हैं, सिलेंडर्स के जो भी दाम है तो वो उसमें सब्सिडीज़ कर रहे हैं, यानी कि उनके पैसे को कम कर रहे हैं। तो ये स्कीम आप कह सकते हो जहाँ पे कैश पेमेंट ना हो, वो इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में आता है। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ क्या होता है। इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में कोई भी कैश पेमेंट नहीं होता है। जो भी स्कीम्स होती है उसमें लाइक जो भी एक्चुअल में अमाउंट पे करना होता है किसी को भी, उसमें से अमाउंट कम कर देते हैं ताकि वो एक कम अमाउंट पे करें उस स्कीम के लिए, ठीक है। तो जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया। तो उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर्स हैं वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं उनको कम दाम में बेचेगी। तो यही सब्सिडीज़ हो गया कि कम दाम में बेच रही है, यानी जो अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट, उससे कम दाम में बेच रही है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली ए एंड बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now move to the next question. So our next question is the headquarter of Commission for Agricultural Cost and Prices CACP located at New Delhi. Look, जो ये CACP है, remember this, जो the headquarter of Commission for Agricultural Cost and Prices, ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। जो CACP है उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताया है। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो APMC एक्ट है, द APMC एक्ट हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? ये 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2003 में, रिमेंबर दिस। और मैंने APMC से रिलेटेड सारी चीज़ आपको बता दी हैं पिछले क्वेश्चंस में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो द रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम RPDS हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? तो ये बेसिकली 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1992। इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ। लुक, सबसे पहले ये आया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया था। PDS के बाद आया था आपका RPDS, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और फिर RPDS के बाद आया था आपका टारगेटेड, TPDS, टारगेटेड क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लोग, ये जो पहला है इसको आप कहोगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो दूसरा है वो है रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जो तीसरा है वो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये जो PDS है ये लाइक 1940s में था, 1940s में आया था। 1940s का मतलब है कि लाइक ये मतलब इसको इनिशिएट किया था 45 में भी किया गया था, 1945 में, और 1947 में भी किया गया था इनिशिएट, ठीक है। तो ये तो मैंने PDS का बताया। RPDS जो एग्जैक्ट हुआ था ये 1992 में हुआ था, 1992 में। और जो ये है TPDS ये एग्जैक्ट 1997 में हुआ था, रिमेंबर दिस। जो PDS था वो 1940s में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। RPDS जो रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 1992 में आया था, और जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 1997 में आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप ये बताओ कि जो RPDS है वो कब इंट्रोड्यूस किया था? तो मैंने आपको बताया 1992 में किया गया, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज़ 1992। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टोटल एरिया अंडर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल इन इंडिया इज़ अप्रॉक्स। तो लाइक जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है, जो भी सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है इंडिया में वो 7 मिलियन हेक्टेयर है, 7 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 7 मिलियन हेक्टेयर है टोटल एरिया अंडर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। तो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल कितने हैं टोटल इंडिया में, कितना मतलब वो एरिया को कवर करता है? तो 7 मिलियन हेक्टेयर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डाटा रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। अप्रॉक्स है, लाइक 6.78 है एग्जैक्ट तो, लेकिन 7 मिलियन हेक्टेयर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया? तो ये तो एलुवियल सॉइल है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज़ एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल। तो क्योंकि ये जो एलुवियल सॉइल है ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा पाया जाने की वजह से सबसे ज़्यादा खेती इसी सॉइल पे होती है, एलुवियल सॉइल, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ब्लैक सॉइल इज़ डेफिशिएंट इन। तो लुक, इसमें बोला है कि ब्लैक सॉइल इज़ डेफिशिएंट इन, यानी ब्लैक सॉइल में किसकी कमी होती है। तो जो काला सॉइल होता है, जो काली मिट्टी होती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरस की भी कमी होती है, जिंक की भी कमी होती है, ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब इसकी भी, नाइट्रोजन की भी, फॉस्फोरस, जिंक और ऑर्गेनिक मैटर सबकी डेफिशिएंसी होती है ब्लैक सॉइल में। इसलिए ब्लैक सॉइल में जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन की खेती करते हैं। जो कपास होता है ना, कॉटन की खेती करते हैं। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच सॉइल इज़ सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। अभी मैंने आपको बताया ब्लैक सॉइल इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मीन्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉइल कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन का, तो इसमें आप देखिए कि सॉइल कंजर्वेशन को कैसे बताया गया है। लाइक सॉइल कंजर्वेशन, देखो पहला ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, टू चेक इरोजन बाय विंड एंड रेन्स, टू चेक इरोजन बाय अफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि व्हाट मीन्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन का क्या मीन्स हो सकता है। ठीक है, तो इसका मीन्स हो सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, यानी कि जो भी डेजर्टेड एरियाज़ हैं उसके स्प्रेड को रोका जाए। अगर आप उसके स्प्रेड को रोकोगे तो आप सॉइल को क्या कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो। नहीं तो क्या होता है कि डेजर्ट में क्या होता है कि कई बार आंधी तूफान आता है तो उसकी जो मिट्टीज़ होती हैं लाइक उड़ जाती हैं, मतलब दूर दूर तक चले जाते हैं। तो वहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन नहीं, मतलब एक तरह से मीन्स नहीं है। एक सेकेंड, तो वही मैंने बोला ना आपको। लुक, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था, 159। यस, वेट। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सॉइल कंजर्वेशन क्या है। ठीक है, ये सॉइल कंजर्वेशन क्या है, तो इसका मतलब ये होता है टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम डिग्रेडेशन, यानी कि अगर आप किसी भी सॉइल को डिग्रेडेशन से बचा लेते हो, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को मतलब ख़राब होने से बचा लेते हो, तो उसे ही कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। तो अगर प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, यानी कि अगर हम प्रिवेंट कर दें स्प्रेड ऑफ डेजर्ट को, तो ये सॉइल कंजर्वेशन बच सकता है। या फिर टू चेक इरोजन बाय विंड्स एंड रेन्स। ठीक है, तो इरोजन मतलब होता है, सॉइल इरोजन का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल। लेट सपोज ये लैंड है और इसका ऊपर ये अगर सॉइल है, तो इसकी जो अपर लेयर होगी ना, इसकी जो अपर लेयर अगर वो उड़ जाएगी तो उसे ही हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो वो विंड और रेन से उड़ सकती है, तो हम अगर चेक करें टू चेक इरोजन बाय विंड्स एंड सॉइल, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। मतलब देखें अगर ऐसा होता है तो उसे बचा सकते हैं। ठीक है, और ये फिर दूसरा है कि तीसरा है टू चेक इरोजन बाय अफॉरेस्ट्रेशन। लुक, डिफॉरेस्ट्रेशन वो होता है जहाँ पे हम पेड़ों को काटते हैं, अफॉरेस्ट्रेशन वो होता है जहाँ पे हम पेड़ों को लगाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पेड़ों को जब आप अफॉरेस्ट्रेशन करते हो, यानी बहुत सारे प्लांट्स लगाते हो, तो वहाँ पे जो मिट्टी होती हैं, जो भी मिट्टी होती है, सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये बेसिकली, और कई बार सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को डिग्रेड कर देते हैं, तो उसको अगर चेक करेंगे तो हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ मोस्ट इफेक्टिव टू चेक द सॉइल इरोजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ मोस्ट इफेक्टिव टू चेक द सॉइल इरोजन, तो वो पिजन पिया करता है। ठीक है, अगर आप पिजन पिया, मतलब अगर आपको सॉइल इरोजन चेक करना है
कि सॉइल इरोजन हुआ है कि नहीं। तो आप कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यानी किसके यूज़ से आप चेक कर सकते हो क्रॉप की, तो पिजन पिया है। ठीक है, पिजन पिया एक तरह से एक बीज है, अरहर का बीज होता है, बीज सीड। तो उस ये मतलब आप जब यूज़ करोगे तो उससे आप पता लगा सकते हो कि सॉइल इरोजन हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज़ पिजन पिया, ये एक अरहर का बीज होता है, बीज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लुक, इसमें पूछा है व्हाट आर द मेथड ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर शेड मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली में वाटर शेड मैनेजमेंट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो लुक, सबसे पहले तो मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। वाटर शेड मैनेजमेंट वह मैनेजमेंट होता है जहाँ पे बेसिकली हम वाटर को मतलब जहाँ पे हमें वाटर की ज़रूरत होती है, रिमेंबर दिस, और जहाँ पे वाटर की ज़रूरत के लिए हम वाटर को बंदोबस्त करते हैं। लाइक बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट अपने कल्टीवेशन के लिए पूरी नहीं हो पाती है। तो वाटर शेड मैनेजमेंट में क्या होता है, एक ऐसा मैनेजमेंट तैयार किया जाता है जिसमें जो वाटर है उसको प्रोक्योर किया जाए, यानी उसको सेव किया जाए, बचाया जाए। और वो किससे करते हैं, वाटर शेड से करते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट से। ठीक है, तो इसके ये 4 टाइप्स हैं वाटर शेड मैनेजमेंट के। हैं तो और भी टाइप्स, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, एक कंटूर बंडिंग दिया है, एक बेंच टेरेसिंग दिया है, एक फार्म पॉन्ड्स दिया है, एक लैंड लेवलिंग दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि ये सारे, ये भी वाटर शेड मैनेजमेंट है, ये भी वाटर शेड मैनेजमेंट है, ये भी वाटर शेड मैनेजमेंट, और ये भी वाटर शेड मैनेजमेंट है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है कंटूर बंडिंग क्या होता है। ठीक है, कंटूर बंडिंग क्या होता है। लुक, आप जब हिली एरियाज़ में गए होगे तो आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे मतलब वो रहता है। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे हिली एरियाज़ रहते हैं, और यहाँ पे कैसे खेती कैसे करते हैं, देखो ऐसे बनाते हैं वो, मतलब एक तरह से कंटूर बना देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये हिमालय है और ये मतलब हिली एरियाज़ है, और ये पूरा सर्कल है। तो ये पूरे सर्कल में ऐसे क्या बोलते हैं, एक वो बना लेते हैं, कंटूर बना लेते हैं। ठीक है, और कंटूर बंडिंग मतलब कि ये एक लाइनर बना लेते हैं। अब ये क्या करेंगे बेसिकली, इसमें एक सेकेंड। तो लुक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मतलब ये ऐसे बना लेंगे लाइन, और फिर कंटूर बंडिंग में जो मेजर क्या होता है कि ये इस एरियाज़ को मतलब यहाँ पे एक वो कर देंगे, क्या बोलते हैं इसको, वो कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, यहाँ पे भी ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा कि लेट सपोज़ बारिश होने लगी। ठीक है, बारिश होगी तो ये हिली एरिया है तो बारिश, पानी तो रुकेगा नहीं, नीचे जाएगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जब इस लैंड पे मतलब इस प्लेस पे पानी गिरेगा, तो क्योंकि हमने ये ब्लॉकिंग कर रखा है तो ये पानी यहीं तक ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाटर शेड का काम कर गया। वैसे इस सरफेस पे भी वही होगा, पानी रुक जाएगा, यहाँ पे भी पानी रुक जाएगा। इसका मैं एक एग्जैक्ट डायग्राम और बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। लुक, ये है जैसे 1 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पे आपने हल्का हल्का वो कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया। ठीक है, मिट्टी से कर दिया या कुछ भी कर दिया। इसको जब ब्लॉक करोगे तो जब बारिश आएगी, एक होता है ना, आपने देखा होगा खेतों में मेड़ टाइप बनाते हैं। ठीक है, ताकि पानी को जो है हम लोग ब्लॉक कर सकें, ताकि वो फसल में जाए और उससे उपजाऊ बनाए और मतलब उसका ग्रोथ हो। तो ये बेसिकली कंटूर बंडिंग होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इससे बेहतर डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेसिकली हम घेराव कर देते हैं, मतलब उसे घेर देते हैं ताकि जो पानी है हमारा वो रुक जाए। ठीक है, ये कंटूर बंडिंग हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा बेंच टेरेसिंग क्या होता है। लुक, बेंच टेरेसिंग में इसको भी डायग्राम से ही बताता हूँ। देखो, बेंच टेरेसिंग ये होता है। ठीक है, तो बेंच टेरेसिंग में ये भी हिली एरियाज़ में ही होता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। लुक, ये हिलीज एरियाज़ में कैसे होता है बेंच टेरेसिंग, कि
इसमें क्या करते हैं बेसिकली कि जो पार्ट होता है उसको ऐसे कटिंग करते हैं, मतलब पहला एक ये होगा, फिर हल्का सा डिस्टेंस पे दूसरा सरफेस ये होगा, फिर तीसरा सरफेस ये होगा, चौथा सरफेस ये होगा, फिर ऐसे नीचे ही लिए। तो जब बारिश होगी ना, जब बारिश होगी तो जब इस सरफेस पे गिरेगी ना बारिश, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे रुक जाएगी बारिश, ठीक है। फिर जब इस सरफेस पे गिरेगी तो यहाँ पे भी बारिश रुक जाएगी पानी, फिर इस सरफेस पे भी गिरेगी तो यहाँ पे पानी रुक जाएगा, और इस सरफेस पे भी गिरेगा तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो वाटर जो पानी गिर रहा है उसको प्रोक्योर कर ले रहा है ये लैंड। और ये लैंड प्रोक्योर क्यों कर रहा है? ताकि क्योंकि यहाँ पे जो खेती हो रही है उसको क्या बोलते हैं, उपजाऊ बनाने के लिए, उस क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। क्रॉप्स की जो एफिशिएंसी है लाइक ग्रोथ की, उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि पानी तो चाहिए इरिगेशन, तो वो कौन दे रहा है? वाटर शेड मैनेजमेंट दे रहा। और ये जो है एक्चुअल बेंच टेरेसिंग है, ठीक है। इसे ही हम लोग बेंच, ये बेंच क्या है? बेंच टेरेसिंग ये सारा, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बेंच टेरेसिंग। नाउ अगला जो है वो फार्म पॉन्ड्स हैं। तो फार्म पॉन्ड्स मतलब होता है बेसिकली आप वो कह सकते हो जो खेत में तालाब नहीं होते, लुक जैसे ये मान लो लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे तालाब है, तो वाटर शेडिंग मैनेजमेंट इसमें कैसे करोगे? तो इसमें अगर जो आपने क्रॉप्स बोए हैं, ठीक है, क्रॉप्स बोए हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं कि यहाँ पे मशीन्स लगा देते हैं और इसमें का जो पानी होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं इस वाले फील्ड में। इसी को हम लोग कहते हैं फार्म पॉन्ड्स का वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं फार्म पॉन्ड्स का वाटर शेड मैनेजमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। एक होता है लैंड लेवलिंग। लैंड लेवलिंग में क्या होता है बेसिकली कि अगर आपका ये है मतलब लैंड है और क्या बोलते हैं, इसमें कई बार क्या होता है कि ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो इसमें लैंड लेवलिंग क्या करते हैं, जो मिट्टी ऊपर नीचे होती है उसको एक क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट आता है, इक्विपमेंट आता है, लाइक ट्रैक्टर से उसको चलाते हैं ताकि ये पूरा लैंड को लेवल कर दे, बराबर कर दे, ठीक है। बराबर करने से क्या होगा कि जब बारिश होगी या फिर जो भी हम पानी डाल रहे हैं इस लैंड पे वो हर जगह इक्वल क्वांटिटी में जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है। यानी इस लैंड को जो पानी की ज़रूरत थी, इस लैंड को जो पानी की ज़रूरत थी वो इस वाटर शेड लैंड लेवलिंग से पूरी हो गई, ठीक है। सो लुक इन दिस क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू कंटूर बंडिंग, बेंच टेरेसिंग, फार्म पॉन्ड्स, लैंड लेवलिंग ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट. All fours are very very important with respect to exam point of view, and these fours are watershed management types methods. Okay, so these are very important: contour bunting, bench terracing, farm ponds and land leveling. So the correct answer is all of the above. Now move to the next question. इसमें बोला है व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट. तो वाटर शेड मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? तो पहला ऑप्शन है साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये सही है. फिर कंट्रोलिंग ऑफ फ्लो ऑफ रेन वाटर, ये जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इक्वल एंड सस्टेनेबल, ये सारा वाटर शेड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी ये तीनों सही हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. ये मैंने तीनों आपको पिछले क्वेश्चन में पूरे डिटेल में बताया है, ठीक है, कि साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड वाटर होता है, कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ रेन वाटर होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इक्वल एंड सस्टेनेबल होता है, ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द इशू ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़, ठीक है. तो इसमें बोला है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ होते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती हैं. तो सबसे पहला होता है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ये एक इशू है. इसका मतलब कि बहुत सारे अगर आप गांव में जाओगे तो बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसे हैं जो बैंक से मतलब टच नहीं है, उसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं. तो इसमें लैक है यानी कि एक इशू है. रूरल एरियाज़, जैसा कि मैंने बताया, रूरल एरियाज़ में इसकी जो पहुंच है वो कम है. पुअर एक्सेसिबिलिटी ऑफ एटीएम एंड बैंकिंग सर्विसेज, ये भी सही है. तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ के यही 3 इशू हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है. Now move to the next question. Now इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि which of the following crops
एक सेकंड, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कवर्ड अंडर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एक सेकेंड, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसमें ये जो कौन से क्रॉप्स हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के अंडर कवर किए जाते हैं। लुक, एक तो पैडी होता है, एक वीट भी होता है और एक जूट भी होता है। ये तीनों को प्रोक्योर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है, यानी पैडी भी एमएसपी के अंदर में आता है, वीट भी आता है और जूट भी आता है। ठीक है, जूट भी आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. Which of the following agencies procurement of agricultural commodities? Which of the following agencies procurement of agricultural commodities? तो इसमें look, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी क्या बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट करता है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन की प्रोक्यूरमेंट करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड ग्रेन्स की प्रोक्यूरमेंट करता है, और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी क्या बोलते हैं लाइक इसका जो नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये भी क्या बोलते हैं फूड की लाइक प्रोक्यूरमेंट करता है, जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होती हैं उनकी प्रोक्यूरमेंट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है, यानी ये तीनों FCI, CCI और NCCFIL तीनों करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मोनोपोली मार्केट। लुक, मोनोपोली मार्केट वह मार्केट होता है जिसमें एक सेलर होता है और बहुत सारे वो होते हैं बायर होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच देर इज़ ओनली वन सेलर ऑफ अ कॉमोडिटी। ठीक है, मतलब मोनोपोली मार्केट वो होता है, मोनोपोली यानी कि एक तरह से मोनोपोली यानी जिस मार्केट में सिर्फ एक ही का राज चलता हो, यानी कि लाइक अगर मान लो ये एक मार्केट है, ठीक है, और इस यहाँ पे अगर मान लो 100 दुकानें हैं ठीक है, और ये 100 दुकानें मान लो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की हैं, तो ये मोनोपोली हो गया, यानी कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इधर। ठीक है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरा सेलर नहीं है, यानी जितने भी ये सेलर हैं सब इससे लिंक्ड हैं, तो ये मोनोपोली हो गया, यानी इसी का राज है। ठीक है, इसका नहीं है, दूसरा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें क्या लिखा है, इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच देर इज़ ओनली वन सेलर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज मोनोपोली मार्केट। Now move to the next question. What do you mean by perishable goods? Look, perishable goods वह goods होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, goods that decay और like perish quickly, यानी जो जल्दी ख़राब हो जाने वाले आइटम्स होते हैं उसे ही perishable goods कहते हैं। ठीक है, goods that decay और perish quickly. Now move to the next question. What is time short term loan? What is the time of short term loan? यानी शॉर्ट टर्म लोन का जो टाइम होता है वो कितना होता है, तो वो 1 से 1.5 साल तक होता है। रिमेंबर दिस, 1 से 1.5 साल तक जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं उनका ये ड्यूरेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, 1 to 1.5 ईयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म लोन इन एग्रीकल्चर? ठीक है, जो एग्रीकल्चर्स में शॉर्ट टर्म लोन लिए जाते हैं उसका एक्चुअल में पर्पस क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म लोन इन एग्रीकल्चर? तो इस क्वेश्चन में आप ये चीज़ देखो कि इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है कि टू परचेज एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, एनिमल और अदर लैंड इम्प्रूवमेंट। गलत है, क्यों? क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो तो इसका मतलब कि क्या बोलते हैं थोड़े टाइम के लिए ले रहे हो, तो इसमें हम कभी भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट को नहीं, एनिमल्स को नहीं, या अदर लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए कभी भी नहीं लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्यों लेते हैं? फॉर द परचेज ऑफ सीड, जो बीज होते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, और जो क्या बोलते हैं मीटिंग ऑफ फैमिली रिक्वायरमेंट्स होता है, जो मीटिंग ऑफ फैमिली रिक्वायरमेंट्स होता है उसको परचेज़ करने के लिए, जो मीटिंग ऑफ फैमिली रिक्वायरमेंट्स होता है उसको परचेज़ करने के लिए क्या बोलते हैं ये लिया जाता है। ठीक है, फॉर परचेज ऑफ सीड, फर्टिलाइजर्स एंड फॉर मीटिंग्स ऑफ फैमिली रिक्वायरमेंट्स। रिमेंबर दिस, लाइक जहाँ पे आप बीज को ख़रीदते हो, फर्टिलाइज़र्स को ख़रीदते हो, और लाइक फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए अगर आप कोई लोन लेते हो तो वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है। तो सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड भी देख लेते हैं, लाइक टू परचेज लैंड एंड एक्सपेंसिव एग्रीकल्चर, ये तो बिल्कुल भी गलत है, और रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
वो क्या है, फॉर द परचेज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड फॉर मीटिंग ऑफ फैमिली रिक्वायरमेंट्स। ओके, शॉर्ट टर्म लोन बेसिकली इन्हीं नीड्स के लिए यूज़ होता है। लाइक आप कभी भी जानवर नहीं खरीदोगे, एनिमल्स मतलब ख़रीदना, इसका मतलब ये है कि जो खेती करते हो आप, तो उसमें कई बार हमें जानवरों की भी यूज़ होती है ना, लाइक, तो उसके लिए, या फिर आप कह सकते हो कि जो एनिमल्स, कई कई लोग होते हैं कि घर में ही एनिमल्स पालते हैं दूध के लिए, लाइक मिल्क प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट के लिए, अदर लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म लोन मतलब इन सब चीज़ों के लिए नहीं आता है। शॉर्ट टर्म लोन सिर्फ आता है फॉर द परचेज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड फॉर मीटिंग ऑफ फैमिली रिक्वायरमेंट्स। तो सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्रिएट। तो लुक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग जो होता है, मार्केटिंग का जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है, वो बेसिकली क्या क्रिएट करता है, तो वो प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है। अब ये होता क्या है, इसको मैं बता देता हूँ। लुक, जो प्लेस यूटिलिटी होता है, उसका जो डेफिनेशन है वो ये है, मेकिंग गुड्स और सर्विसेज फिजिकली अवेलेबल और एक्सेसिबल टू द पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, यानी कि लाइक लुक, प्लेस यूटिलिटी में क्या होता है, जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं ना, जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी भी खेती करते हैं, जब वो उसको क्या बोलते हैं, गुड्स और सर्विसेज जो भी है, जब वो उसको फिज़िकली अवेलेबल करा देते हैं या फिर एक्सेसिबल करा देते हैं जो कस्टमर्स होते हैं, यानी कि जब कस्टमर्स को वो मार्केट में मिलने लगे। आप मेरी ये लाइन को समझो, जब जो भी फार्मर्स उगा रहे हैं, जब वो कस्टमर्स को मार्केट में मिलने लगे, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस यूटिलिटी। रिमेंबर दिस, ये प्लेस यूटिलिटी का डेफिनेशन है कि जो भी क्या बोलते हैं फार्मर्स ने उगाया, जब वो क्या बोलते हैं मार्केट में आ जाए और लोग उसे ख़रीदने लगें, तो वो प्लेस यूटिलिटी हो गया। तो इसमें बोला है ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्रिएट, क्या क्रिएट करता है, वो प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में टाइम यूटिलिटी भी बता देता हूँ, फॉर्म यूटिलिटी भी बता देता हूँ और चार्ज यूटिलिटी भी बता देता हूँ। लुक, टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है कि कोई सामान जो बहुत समय तक मिले कस्टमर को, लाइक ये हो गया टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब जैसे मान लो कि कोई सामान है, लेट्स सपोज इसका एग्जांपल मैं ये दे दूँ कि आप इसका कॉमन एग्जांपल ये ले लो कि अगर कोई सामान मतलब मार्केट में है और वो बहुत समय से मतलब मिल रहा है, उसके लिए जो कस्टमर है उसको परेशान नहीं होना पड़ रहा है, तो वो टाइम यूटिलिटी में आ जाएगा। यानी कि वो उसकी लैकिंग नहीं है मार्केट में, जो भी गुड्स हैं अगर उसकी लैकिंग मार्केट्स में नहीं है, इसका मतलब कि अगर वो मार्केट में अवेलेबल है बहुत टाइम तक, तो वो टाइम यूटिलिटी में आ जाएगा। रिमेंबर दिस, इसका मतलब कि आप एग्जांपल ये ले लो, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, ये कॉमन है ना, ये हमेशा मिलते हैं, बस इसके प्राइस में ऊपर नीचे हल्का हल्का होता है, लेकिन ये हमेशा मिलते हैं, तो ये टाइम यूटिलिटी के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, तो टाइम यूटिलिटी हो गया, प्लेस यूटिलिटी हो गया, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का ये मतलब है कि लेट सपोज़ अगर आप इसका एग्जांपल से ही मैं बता देता हूँ कि लेट सपोज़ आपको, जैसे फार्मर ने क्या बोलते हैं आलू का प्रोडक्शन किया और आपको चाहिए चिप्स, मार्केट से आपको चिप्स ख़रीदना है, मतलब जो बने हुए पैकेट्स वाले चिप्स। तो फॉर्म यूटिलिटी में क्या हो गया कि जो ये फॉर्म यूटिलिटी में जो आलू है, आलू से लेकर के चिप्स बनने तक, यानी पैकेट में बनने तक, क्योंकि वो क्या बोलते हैं जो कस्टमर है उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आलू से चिप्स के फॉर्म में जो कन्वर्जन हुआ है, यानी जो आलू जो है जो चिप्स में कन्वर्ट हुआ है उसका फॉर्म चेंज हो गया है। ठीक है, जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है, तो इसी को हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। यानी कि कस्टमर की नीड के हिसाब से जो भी एक्चुअल प्रोडक्ट है उसमें चेंज लाना इज़ द फॉर्म यूटिलिटी। और जो लास्ट है वो है चार्ज यूटिलिटी। लुक, चार्ज यूटिलिटी मतलब होता है चार्जेस फॉर द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइक वाटर हो गया, सीवरेज हो गया, डाटा, वॉइस कम्युनिकेशन। यानी कि आप अगर कोई भी लाइक चार्जेस देते हो इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, सीवरेज, डाटा या वॉइस कम्युनिकेशन, किस में मतलब कि वो चार्ज यूटिलिटीज़ में ही आता है। विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर, ये सारे अगेन विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए। टाइम यूटिलिटी में
मैंने आपको ये चारों बता दिया, एक बार और रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ। लुक, जो टाइम यूटिलिटी होता है, इसका मतलब कि जो भी गुड्स हैं वो हर टाइम अवेलेबल है। प्लेस यूटिलिटी यानी उसको मार्केट में उतार दिया गया है। जो भी प्रोडक्ट क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ है उसको एक फॉर्म में बना करके मार्केट में उतार दिया गया है, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी में जो कस्टमर का डिमांड है उसी फॉर्म में उस प्रोडक्ट्स को पहुंचाना कस्टमर को। चार्ज यूटिलिटी में लाइक जो भी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो सीवरेज डाटा या वॉइस कम्युनिकेशन कस्टमर पे कर रहा है वो चार्ज यूटिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्रिएट place utility. Remember this, transport function of marketing create place utility. So the correct answer of this question is place utility. This is again one of the most important question with respect to exam point of view. So ये आपको पता तो होना चाहिए, ठीक है। Now this is it regarding this question. So look, इसमें मैंने आपको टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, चार्ज यूटिलिटी ये चारों बता दिए, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्केटेबल सरप्लस विल बी लेस इन द केस ऑफ, यानी कि जो मार्केटेबल सरप्लस है वो किस केस में कम होता है। लुक, जो मार्केटेबल सरप्लस होता है उसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि प्रॉफिट किस केस में कम होता है। लुक, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो कम होता है वो शुगर केन में होता है। जो गन्ने की खेती होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा लाइक प्रॉफिट मतलब कम मिलता है फार्मर्स को। मार्केटेबल सरप्लस सबसे ज़्यादा जो कम होता है वो शुगर केन में होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट। तो इसमें ऑड वन आउट हमें बताना है। लुक, फूड FCI है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है। लुक, ये सारे FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारे प्रोक्यूरमेंट करते हैं, सिर्फ प्रोक्यूरमेंट करते हैं, ठीक है। जो फूड्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं। लेकिन ये जो नेशनल एग्रीकल्चर ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये लाइक इनकी मार्केटिंग भी करता है, ठीक है। मार्केटिंग की वजह से ये ऑड हो गया, तो करेक्ट आंसर है ये ऑड, ठीक है। नाफेड इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो नाफेड है, NAFED, नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज़ इज़ चेक्ड बाय। तो जो भी एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज़ होती हैं उनकी क्वालिटीज़ को कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। जो भी लाइक एग्रीकल्चरल की कॉमोडिटीज़ होती हैं उनकी क्वालिटीज़ को कैसे चेक किया जाता है। तो लुक, ये जो एगमार्क है ना, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एगमार्क का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, KTTING, ठीक है। तो ये जो होता है क्वालिटी इसकी, अगर किसी भी कॉमोडिटीज़ की लाइक क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज़ जो होता है उसको अगर चेक करना है तो वो बेसिकली एग मार्क से होता है। रिमेंबर दिस, एग मार्क, एग्रीकल्चरल मार्क इज़ द मार्किंग जिससे कि हम उसको उसकी क्वालिटीज़ को लाइक एक तरह से ये कह लो आप, एग मार्क जो होता है वो सर्टिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन का काम करता है कॉमोडिटीज़ के लिए। जो भी एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज़ होती हैं अगर उसको सर्टिफाइड करना है, अगर उसको सर्टिफिकेशन देना है तो वो एग मार्क सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। एग मार्क सर्टिफाइड होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट यू मीन ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट। शॉर्ट टर्म मार्केट क्या होते हैं, व्हाट यू मीन बाय शॉर्ट टर्म मार्केट। तो लुक, शॉर्ट टर्म मार्केट लाइक फ़िश हो गया, ये होते हैं फ़िश, फ्रेश, वेजिटेबल एंड लिक्विड मार्केट, ठीक है। जहाँ पे फ़िश होते हैं, जहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल होते हैं और जहाँ पे लिक्विड मार्केट होते हैं वो शॉर्ट टर्म मार्केट हो जाते हैं। यानी कि कुछ देर के लिए लाइक उनमें चेंजेस आते हैं। लाइक फ़िश शॉर्ट टर्म क्यों है, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं जैसे कि बार बार फ़िश को मारते हैं तभी आकर के बेचते हैं, ठीक
ठीक है। फ्रेश वेजिटेबल, इसमें नए नए फ्रेश वेजिटेबल हर दिन हम मार्केट में लाते हैं, वही केस क्या बोलते हैं लिक्विड मार्केट का भी है, ठीक है। तो व्हाट यू मीन ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट, जो थोड़े समय के लिए होते हैं, ठीक है, लाइक फिश हो गया, फ्रेश वेजिटेबल हो गया और लिक्विड मार्केट। सो करेक्ट आंसर क्या है, ये है फिश, फ्रेश वेजिटेबल एंड लिक्विड मार्केट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so our next question is G. What does G stands for? GSM. What does G stands for in GSM used in mobile connection? तो GSM का जो फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। जो GSM का फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, रिमेंबर दिस। तो इसमें GSM में G पूछा है तो G फॉर ग्लोबल, ग्लोबल इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि अ डैश रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन किसे कहते हैं? तो लुक, सबसे पहले तो मैं बता दूं 1 बिलियन मतलब होता है 100 करोड़, ठीक है। अब 100 करोड़ तो हो गया, 100 इंटू 1 करोड़ में कितने, 1 करोड़ में 7 ज़ीरो, तो 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये 1 बिलियन की बात कर रहा है कि 1 बिलियन कितने मेमोरी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 बिलियन बेसिकली लुक, यहाँ पे 2 ज़ीरो यहाँ पे और 7 ज़ीरो यहाँ पे, ठीक है। तो 10 टू द पावर 9, तो 10 टू द पावर 9 गीगाबाइट होता है, रिमेंबर दिस। यानी कि मैं बताता हूँ इसको, 1 सेकेंड। यानी कि अगर 1 GB है यानी 1 गीगाबाइट है तो हमेशा 10 टू द पावर 9 बाइट होगा, ठीक है। तो 1 GB में ये होता है। तो 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट, यानी कि 1 गीगाबाइट 1 GB रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन, ठीक है, 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, गीगाबाइट, रिमेंबर दिस, गीगाबाइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP एंड डोमेन नेम सर्वर DNS। SMTP, FTP एंड DNS आर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ऑफ विच लेयर। तो ये जो तीनों हैं ये बेसिकली एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, रिमेंबर दिस। जो OSI के 7 लेयर्स होते हैं, जो ISO OSI के 7 लेयर्स होते हैं, उसमें ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है क्या, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और डोमेन नेम सर्वर। ये तीनों एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, रिमेंबर दिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लाइक 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है, और हर लेयर पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को काम किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP और DNS कौन से लाइक लेयर पे काम करता है, तो वो एप्लीकेशन है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम टेक्स्ट। तो ये बेसिकली ये होता है Ctrl+Shift+C। जैसे ही आप Ctrl+Shift+C दबाओगे ये एक शॉर्टकट की है जो कि कॉम्बिनेशन करती है, कॉम्बिनेशन टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम टेक्स्ट, यानी कि ये कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम टेक्स्ट करती है, ठीक है। तो Ctrl+Shift+C इज़ द करेक्ट आंसर। Ctrl+Shift+C इज़ यूज टू कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। लाइक मतलब एक जगह से दूसरे जगह किसी भी टेक्स्ट को अगर कॉपी करना हो, कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो उसका जो शॉर्टकट की है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है Ctrl+Shift+C। Ctrl+Shift+C ये शॉर्टकट की है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is a type of error that a compiler can check? तो इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कंपाइलर कौन से टाइप के एरर को चेक करता है। तो कंपाइलर जो होता है वो सिंटैक्स एरर को चेक करता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, सिंटैक्स एरर। और सिंटैक्स एरर क्या होता है, दीज आर इनवैलिड कोड विच द कंपाइलर डज नॉट अंडरस्टैंड, द कंपाइलर विल डिटेक्ट दैम एज इट कंपाइल दैम। यानी जब कंपाइलर फंक्शन करता है तो वो बेसिकली क्या करता है, अगर कोई कंप्यूटर पे
पूरा प्रोग्राम है तो वो एक ही साथ कंपाइल करेगा और एक सिंटैक्स एरर नीचे करके आ जाता है पूरा, ठीक है। तो कंपाइलर बेसिकली सिंटैक्स एरर को ही क्या बोलते हैं, कंपाइल करता है और उसमें चेक करता है, ठीक है, सिंटैक्स एरर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सिंटैक्स एरर है और ये बेसिकली प्रोग्राम्स में किया जाता है, ठीक है। जो प्रोग्राम्स को ये कंपाइल करता है उसी में सिंटैक्स के एरर निकलते हैं और फिर जब सिंटैक्स के एरर निकलते हैं तो वो इसको सुधारता है और जब सुधार देगा तो फिर प्रोग्राम जो हो जाएगा पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाइलर का काम कंपाइल करना है, क्या उसमें वो चेक कौन से एरर को चेक करता है, सिंटैक्स एरर को चेक करता है, ठीक है। दैट कंपाइल कैन चेक सिंटैक्स एरर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सिंटैक्स एरर, रिमेंबर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन है। आवर लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम हैज़ बेस 16। तो बेस 16 हमेशा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, लुक यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में क्या हो जाता है, बेस 16 हो जाता है, रिमेंबर दिस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम हैज़ बेस 16, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम। लुक, बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का 8 होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, ठीक है। तो ये मैंने तीनों का बता दिया, बाइनरी का, ऑक्टल का, हेक्साडेसिमल का। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ इट, वी हैव so this is it. In this video we have done best of 45 questions and these best of 45 questions are very important questions with respect to the exam point of view, okay. And one thing I just want to tell to the viewers who are watching this video, yes, and one thing I just want to tell you, look, in this video I have given best of 45 questions, ठीक है, with respect to this agriculture economy and computer awareness. Look, if you are preparing right now, just like practice these 45 questions, okay, just practice these type of 45 questions। और जो मैंने इसमें लाइक पहले भी एक पार्ट 1, 2 और 3 पार्ट मैं दे चुका हूँ, ये चौथा पार्ट हो जाएगा। तो ये आप चारों पार्ट्स को लाइक अच्छे से कवर करो और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वैराइटीज़ हैं क्वेश्चंस में, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में हाईली एफिशिएंट होंगे और इफ़ेक्टिव होंगे। और आपको क्या मिल रहा है एक्चुअली में, सब टॉपिक्स मिल रहा है कि आपको क्या क्या कवर करना है, ठीक है। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न आई पुट दिस वीडियोज़ टू यू, सो दैट वॉट एवर राइट नाउ यू आर डूइंग एज अ प्रिपरेशन, उसमें आपको ईज़ मिले, मतलब आप थोड़ा ईज़िली प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाओ, ओके। सो दिस इज़ इट। सो दिस इज़ द पार्ट 4 दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ दिस वीडियो। एंड लास्टली this is the part 4 of best of 45 for agriculture economy and computer awareness. And lastly, I'm ending this video. I just want to say that if you are liking my channel and if you are liking my videos, if you are liking my contents which I am giving to you, please subscribe the channel, because this subscription actually makes you easier to get to my videos, okay. And it also actually boosts me that whether you are liking the content or not. It all depends on you. If you like give me positive feedback, I will definitely give you like more videos like this, okay. So do subscribe the channel and do like the videos, and if you have any queries, comment in the comment section, ठीक है। Comment in the comment section. When I am free, I am definitely come to you. And this is it for this session. And lastly again I am going to say, if you
if you are getting any benefit from these videos, do subscribe the channel and do like my videos, because that is the only source of motivation for me right now. Because if you are not giving me any feedback, if you are not liking my videos, then it actually makes me feel that whatever I am putting on my channel is like worthless, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है. So please like respond to the videos which you are actually watching. Okay, so this is it. Now I am ending this video. Okay, so this is it, ladies and gentlemen. This is Raj Deepak Singh. Thank you.